नमस्कार साथियों, मैं अनंत प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फ्लोइंग रेस पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकलता है। हेडिंग कीजिए ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन। अब जब हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई जनरेटर है, उसमें कुछ इस प्रकार से आर्मेचर होगा, आर्मेचर में कंडक्टर लगे होंगे, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो अब इसमें अगर हम कह रहे हैं हमारे पास नॉर्थ और साउथ दो पोल है, तो इस प्रकार से यदि हम इन पोल को कह दें, हमारे पास जो जनरेटर होगा वो पी पोल होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोल अगर हम पी मान लें तो यहाँ हम लिखेंगे पी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पोल ध्रुवों की कुल संख्या। अब जब ध्रुवों की कुल संख्या है, अगर एक ध्रुव से फाई फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू फ्लक्स पर पोल, मतलब कि एक ध्रुव का फ्लक्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा आर्मेचर है ये किस गति से घूम रहा है। इसको हम मान लेंगे ये हमारा n RPM पर घूम रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे n इक्वल टू स्पीड ऑफ आर्मेचर इन RPM, मतलब कि आर्मेचर की गति RPM में। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो कंडक्टर है वो कितना होगा। ये जो कंडक्टर लगे हुए हैं यानी चालक लगे हुए हैं, ये कुल कितने होंगे। जो हम जनरेटर डिजाइन कर रहे हैं उसमें हम चालकों की कुल संख्या को Z से डिनोट करते हैं, मतलब कि Z इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर, मतलब कि चालकों की कुल संख्या। ये जो चालकों की संख्या जिसको हम Z से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा जो आर्मेचर है इसमें ये जो चालक लगे हुए हैं, इन्हीं चालक की बात की गई है। यही चालक हैं जिनको हम Z से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद
ए बराबर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मतलब कि ये जो हमारे कंडक्टर लगे हुए हैं इनके द्वारा हमारे जनरेटर के आर्मेचर में कितने पैरेलल पाथ बनाए जा रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पर ए से डिनोट किया है। मतलब यहाँ अगर हम बात करेंगे, कहेंगे कुल समांतर पाथ की संख्या। अब ये तो हो गया, मतलब ईएमएफ इक्वेशन जब हम डिराइव करेंगे तो ये चीज़ें हमको लेना पड़ेगा और इसी के आधार पर हम ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करेंगे। अब जब हम इस जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन की बात करने चलते हैं तो इससे पहले हम थोड़ा सा इस बात को रिकॉल करते हैं। जब हम किसी कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी लिखते हैं। तो अब इसी E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी का उपयोग करते हुए हम इस डीसी जनरेटर के लिए ईएमएफ इक्वेशन जनरेट करेंगे, यानी कि निकालेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। मतलब कि अगर कोई कंडक्टर है तो dt टाइम में कितने फ्लक्स को कट करेगा, या फिर हम इसी को कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है यही किसी कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अब अगर हम ये कहें, ये जो dt टाइम है हमारा, इस dt टाइम में हमारा ये जो कंडक्टर होंगे, ये कंडक्टर कितना चक्कर लगा लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे dt इक्वल टू 60/n। ये dt इक्वल टू 60/n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60/n हम लिख दिए हैं। अब ये जो dt टाइम हम ले रहे हैं, इस dt टाइम में हमारा अगर हम एक कंडक्टर की बात करें, इस कंडक्टर की बात करें, तो ये कंडक्टर n/60 चक्कर लगा लेगा। जब n/60 चक्कर लगा लिया तो यदि हम सारे कंडक्टर की बात करेंगे तो क्या सारे कंडक्टर n/60 चक्कर नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। अब अगर हम फ्लक्स की बात करें, ये जो फ्लक्स है अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम इसको माने हैं फ्लक्स पर पोल, यानी कि ये जो फाई है हमारा एक पोल के द्वारा जनरेट किया गया फ्लक्स है। तो अब अगर हम यहाँ पर आगे बात करेंगे, ये जो कंडक्टर हमारा, ये एक कंडक्टर जो हमारा dt टाइम में इतना चक्कर लगा रहा था, तो इतने चक्कर लगाने में ये कितना फ्लक्स को कट करेगा, डी फाई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पोल हमने कितना माना है, P, और एक पोल के द्वारा जनरेट किया गया फ्लक्स या निकाला गया फ्लक्स हमने फाई माना है। तो अब जब यहाँ पर ये घूमेगा और इसमें P पोल लगे हुए हैं टोटल, तो ये कंडक्टर पूरे P पोल के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले फ्लक्स को कट करेगा। इसका मतलब डी फाई इक्वल टू हम P फाई लिख सकते हैं। अब यहाँ जो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना है, इस इक्वेशन में हम उठा करके वैल्यू रख देते हैं। जब वैल्यू उठा करके रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, P5/60/n। इसी को और आगे इलेबरेट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा P5n/60। अब ये तो हमारा एक कंडक्टर के द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अगर हम इसमें जेड कंडक्टर माने हैं तो जेड कंडक्टर के द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा हमारा, आप लोग इसको पास करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, ऊपर लिखना है।
ये हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर जेड थे। अब यहाँ पर हम कह रहे थे ये जो कंडक्टर हैं हमारे, ये जेड कंडक्टर हैं। अब ये जो जेड कंडक्टर हैं, ये सारे के सारे जेड कंडक्टर इस आर्मेचर के साथ घूमेंगे, और जब इस आर्मेचर के साथ घूमेंगे तो इस P5 फ्लक्स को कट करेंगे। जब इस P5 फ्लक्स को कट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस जो हमारे जेड कंडक्टर है, सभी जेड कंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड होगा। लेकिन यहाँ पर हमने कहा है कि जो पैरेलल पाथ हैं हमारी वो A हैं, ये पैरेलल पाथ हमारे A हैं, तो इसका मतलब अगर हम पैरेलल पाथ निकालेंगे तो कुल कितना मिल जाएगा? एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर की संख्या निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? Z बाई A मिल जाएगा। Z बाई A इक्वल टू एक समांतर पाथ में चालकों की संख्या। अगर एक समांतर पाथ में चालक की संख्या मिल गई हमको, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? अब अगर हमको एवरेज इंड्यूस्ड EMF निकालना हो, मतलब कि सभी चालक के द्वारा उत्पन्न किया गया EMF हमको निकालना हो, जिसको औसत EMF कहा जाएगा, तो इस E की जगह हम कैपिटल E ले लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक कंडक्टर के द्वारा था। तो यहाँ पर अब हम जब एवरेज की बात करेंगे, या फिर यहाँ पर लिखेंगे एवरेज EMF generated by Z by A कंडक्टर। जब Z by A कंडक्टर के लिए हम बात करेंगे तो उत्पन्न किया जाने वाला फ्लक्स हमको क्या मिल जाएगा? अब इसको हम कैपिटल E से डिनोट करेंगे। E इक्वल टू ये जो एक कंडक्टर के द्वारा फ्लक्स जनरेट किया जा रहा था वो हम लेंगे P5N अपान 60 इंटू Z अपान A। ये आ गया Z अपान A। यही हमारा जनरेटर के द्वारा जनरेट किया गया, उत्पन्न किया गया EMF होगा। इसी को हम EG कह देते हैं, मतलब कि जनरेटेड EMF। तो यही आपका हो जाता है इक्वेशन ऑफ जनरेटेड EMF, मतलब कि जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया गया EMF। अगर अब हम इसमें आगे बात करेंगे, इसमें आगे हम बात करेंगे, तो ये जो हमने EG लिखा है, EG इक्वल टू P5N अपान 60 Z बाई A। अब यहाँ अगर हम बात करें इस पोल P की, इस Z की, इस A की, इस 60 की, तो क्या जब हम इस जनरेटर को डिजाइन कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, उस समय हमारे ये नंबर ऑफ पोल फिक्स नहीं हो जाएंगे? मतलब कि जब हम जनरेटर को डिजाइन कर रहे होंगे उस समय हमारे पोल फिक्स कर दिए जाएंगे, मतलब ये हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा। 60 ऑलरेडी यहाँ पर कांस्टेंट है। जेड की बात करेंगे तो इस जनरेटर को जब हम डिजाइन करेंगे, एक बार अगर हम इसकी बाइंडिंग कर दिए तो इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर फिक्स हो जाएंगे, मतलब जेड भी यहाँ कांस्टेंट हमको मिल जाएगा। इस आर्मेचर में कुल कितने पैरेलल पाथ हम बना रहे हैं उसको भी अगर एक बार हमने बाइंडिंग करके डिसाइड कर दिया तो ये भी फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी हमारा फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब PZ अपान 60A ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं
Eg इक्वल टू K फाई n, जहाँ K इक्वल टू EZ अपान 60A होगा। ये मिलेगा, यानी कि आपका दूसरा इक्वेशन आपको ये मिल गया। अब यहाँ अगर हम एक बार बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिलता है हमको, 2 पाई स्मॉल n लिखते हैं हम इसको, लेकिन अगर हम इसको कैपिटल N के टर्म में लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 पाई कैपिटल N अपान ये 60 मिलेगा हमको। अगर हम इसको ओमेगा के टर्म में इस इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा के टर्म में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो Eg इक्वल टू K फाई ओमेगा, ये जो n है हमारा, ये n जो कैपिटल N है, अगर यहाँ पर हम स्मॉल n लेके आएँ और इस स्मॉल n को देखें तो ये हमारा ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यहाँ पर हम ओमेगा लिख देंगे और बाकी की जो बची वैल्यू होगी हमारी कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी, ये वैल्यू ये आ जाएगी K के साथ, मतलब कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपको रिलेशन मिल गया जनरेटेड EMF, फ्लक्स और एंगुलर स्पीड में। तो ये रहा आपका जनरेटेड EMF। अब जनरेटेड EMF की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये वो EMF होता है, अगर यहाँ पर मैं कार्बन ब्रश लगा दूँ, यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा दूँ, तो इसका मतलब इस समय जो EMF इस जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, यही इसका जनरेटेड EMF होगा, EG जिसको बोला जाता है। मतलब इसके आर्मेचर में जो EMF उत्पन्न किया जा रहा है, यानी कि जनरेट किया जा रहा है, यही इसका जनरेटेड EMF हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका जनरेटेड EMF। अब इसके आगे हम कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।